यदि हम किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन की वास्तविक उद्देशिका को जानना चाहते हैं कि किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस बेस पर बनाया गया है या उस संविधान का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसका सहारा लेने के लिए हम प्रियम्बल का सहारा लेते हैं, जिसको हम उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहते हैं। उसी तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उद्देशिका को जोड़ा गया। तो उद्देशिका में कुछ शब्द हैं जिन कुछ शब्दों को मैं आज आपको संक्षिप्त में समझाऊंगा। जैसे कि उद्देशिका में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इन शब्दों का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले शब्द का यूज किया गया है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है सॉवरन स्टेट, कि भारत क्या होगा, भारत एक सॉवरन स्टेट होगा, मतलब भारत जो है वो अपने नियम खुद बनाएगा। भारत स्वतंत्रता के बाद किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत जो है वो आंतरिक और बाहरी रूप से पूरी तरीके से स्वतंत्र है। भारत के अंतर्गत कैसे नियम चलेंगे ये इंडिया के द्वारा खुद बनाया जाएगा। भारत स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इस सदस्यता को भारत ने स्वेच्छा से एक्सेप्ट किया है और वो जब चाहे उस सदस्यता को त्याग सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है वो एक प्रभुत्व संपन्न देश है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि भारत को किसी विदेशी राज्य से संधि करना है या संधि नहीं करना है ये भारत खुद तय करेगा। भारत के आंतरिक और बाहरी नियम भारत के द्वारा खुद बनाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। दूसरा ये शब्द यूज़ किया गया है समाजवादी। जब हमारा प्रियम्बल बना था उस समय समाजवादी जैसा शब्द कुछ नहीं था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बाद समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी का मतलब होता है कि जिसको अपन सोशलिस्ट बोलते हैं, कि उत्पादन के संसाधनों का सभी व्यक्तियों को समान रूप से वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ जो उत्पादन के संसाधन होंगे वो किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होंगे। उसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधन है उसका वितरण सभी व्यक्तियों को समान रूप से किया जाएगा। हम जो है वो लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो उत्पादन के संसाधन हैं, वो किसी एक वर्ग को ज़्यादा दें या दूसरे वर्ग को कम दें। इसमें एक केस भी डिसाइड किया गया था, DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का, जिसमें यह कहा गया था कि समाजवाद का मूल तत्व क्या है, कमजोर वर्ग और कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना। ये समाजवादी का मतलब होता है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका सभी व्यक्तियों को समान रूप से वितरण किया जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो चाहे निर्धन हो, सभी व्यक्तियों को समान रूप से उसका वितरण किया जाएगा। अगला शब्द आ जाता है आपका पंथ निरपेक्षता। हम ऐसा कहते हैं कि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। पंथ निरपेक्षता ये शब्द भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। जैसे कि जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में विश्वास, धर्म और उपासना में अंतर्निहित है पंथ निरपेक्षता, लेकिन उसके बाद भी पंथ निरपेक्षता शब्द को अलग से परिभाषित किया गया है। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ किसी भी एक धर्म को जो है वो विशेष धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा इंडिया में, है ना। जितने भी धर्म हैं वो सभी भारत में एक समान होंगे। अब किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता का मतलब ये नहीं है कि हमारा संविधान एक नास्तिक संविधान है। हमारा संविधान जो है वो किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देता, उसके सामने सभी धर्म एक समान है। वो किसी भी धर्म को हायरार्की के रूप में डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, कि भारत के अंतर्गत जितने भी धर्म हैं सभी एक समान है, सभी धर्मों को एक समान जो है वो अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। आप किसी भी धर्म में पैदा हुए हो, बाद में आप यदि अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हो और किसी और धर्म में जाना चाहते हो तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन जब आप अपना धर्म परिवर्तन करके किसी दूसरे धर्म को मान रहे हो तो आप उस धर्म को उसी तरीके से मानोगे जैसे उस धर्म को मानने वाले मानते हैं। आप अपना धर्म परिवर्तन इस उद्देश्य से नहीं कर सकते जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में यह डिसाइड किया गया था कि सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला शब्द आता है आपका लोकतंत्रात्मक, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है कि जनता द्वारा जनता की और जनता के लिए स्थापित सरकार। लोकतंत्र जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे हम स्विट्जरलैंड का इलेक्शन देखते हैं तो वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र मिलता है।
हमारे भारत में दोनों ही तरीके के लोकतंत्र मिलेंगे। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन, जनता द्वारा जो भी व्यक्ति चुना जाएगा वही देश में शासन करेगा। उसका टाइम पीरियड जो होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल के बाद जनता चाहे तो उसको स्वेच्छा से क्या कर सकती है, उसको हटा सकती है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे भारत में जो स्टेट में इलेक्शन होते हैं, तो जो विधायक के इलेक्शन होते हैं और सेंट्रल में जो सांसद के इलेक्शन होते हैं वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से होते हैं। उसके अलावा जो राज्यपाल के, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के जो इलेक्शन होते हैं वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रणाली में जनता खुद वोट करती है और अप्रत्यक्ष प्रणाली में जनता के द्वारा चुना गया जो व्यक्ति होता है वो वोटिंग करता है। अगला शब्द यूज़ किया गया है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक। इस शब्द को हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत में वंशानुगत शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया है। वंशानुगत शासन प्रणाली का मतलब होता है कि अब राजा का बेटा राजा होगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब वही व्यक्ति राजा होगा जो योग्य होगा। ठीक है, तो जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, हम चाहें तो उसको समय समय पे बदल सकते हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद होता है वो उत्तराधिकारी के समान जो है वो यूज़ नहीं किया जाएगा। एक शब्द और यूज़ किया गया है अखंडता। अखंडता का मतलब होता है कि जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़ोगे तो उस पर लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों का संघ होगा का मतलब ये होता है कि भारत अपने आप में कुछ नहीं है, बहुत सारे राज्यों ने मिलकर जो है वो भारत का गठन किया है। यदि पंजाबी बोलें कि हमें खालिस्तान चाहिए, या गुजराती बोले कि हमें गुजरात चाहिए, बंगाली बोले कि हमें पश्चिम बंगाल चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में भारत जो है वो पूरा बिखर जाएगा। भारत अपने आप में कुछ नहीं रह जाएगा। तो भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे शब्द कहने से रोक दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता जिससे भारत के जो राज्य हैं वो आपस में लड़ जाएं या भारत के राज्य आपस में तितर बितर हो जाएं। अब प्रश्न ये आया था कि क्या जो उद्देशिका है वो भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है, इसको लेकर प्रश्न आया था। तो ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के जजमेंट में ये कहा गया था 1950 के कि उद्देशिका जो है, उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। इंद्री बेरूबारी में भी यही चीज़ कही गई थी कि उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में इस बात को डिसाइड किया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है और उसमें संशोधन कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। तो हाल ही में जो उद्देशिका है वो हमारे संविधान का भाग है और हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर उसमें संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368 का पावर का यूज़ करके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल दिए हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक, तो किसी भी आर्टिकल में यदि कभी भी हमें कोई प्रश्न चिन्ह हो या हमें कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़े या हमें कभी भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न में यदि एम्बिग्विटी नज़र आए, तो ऐसी कंडीशन में हम उद्देशिका उठाकर उन शब्दों को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।